है और इसका जिक्र इस कैलेंडर में किया गया है जनवरी माह में। और साथ ही नजीम हिकमत जी की भी एक शानदार और बहुत ही सुंदर कविता है जिसका जिक्र इसमें किया गया। और ऐसे ही तमाम जो 12 महीने वर्ष में होते हैं उन सभी महीनों के पन्नों पर आपको ऐसी ही ढेरों कविताओं का संग्रह यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए, अब कैलेंडर का विमोचन हो चुका है, अब बढ़ते हैं आगे हमारे कार्यक्रम की ओर। जैसे कि रूपरेखा आज के इस कार्यक्रम की बनाई गई है सुभाष की बात बिलासपुर के साथ। सबसे पहला हमारा जो विषय है वो बिलासपुर स्मार्ट सिटी को लेकर है। मंच पर आसीन है माननीय विधायक जी शैलेश पांडे जी और उनके साथ में प्रधान संपादक सुभाष मिश्रा जी। आप दोनों का एक बार फिर से आभार। और चलिए बिना देरी के इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, शैलेश पांडे जी का हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं। हमारी एंकर कह रही थी कि हम स्मार्ट सिटी की बात करेंगे। स्मार्ट सिटी बाद में आती है, पहले स्मार्ट मेन आता है। तो शैलेश पांडे एक स्मार्ट व्यक्ति हैं, शकल सूरत से भी, व्यक्तित्व से भी। और मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि वो अच्छी खासी काम कर रहे थे, रजिस्ट्रार थे, तो उनको ऐसा कौन सी मतलब ये बात हुई कि उनको विधायकी में आने का सूझा। ये हम जानना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं या शिक्षा जगत से हैं, संस्कृति से हैं, उनके मन में भी ये बात आती होगी कि यार कभी अपन भी, चाचा हमारे एमएलए, एक सीरियल आता है तो लोग सोचते हैं कि हम ही एमएलए बने। तो आपके मन में ये बात कैसे आई? सबसे पहले सुभाष जी आपको प्रणाम करता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित जन वरिष्ठ जनों को भी मेरा सादर प्रणाम है और एशियन न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार। अच्छा प्रश्न किया है सर आपने। बचपन से ऐसा समय हर बच्चा होता है जो कुछ ना कुछ सपना देखता है, कुछ ना कुछ करता है जी। तो हम फिल्में देखते हैं अगर बचपन में, तो हमें ऐसा लगता है कि वो अमिताभ बच्चन है, शत्रुघ्न सिन्हा है या वैसा है, वो बहुत अच्छा एक्टर है वैसा है। जब हम क्रिकेट मैच देखते हैं तो हमारे आदर्श उस वक्त कपिल देव हो जाता है या कोई और हो जाता, क्रिकेटर हो जाता है सभी। और अगर हम अपने देश को देखते हैं तो उसमें हमारे जो महापुरुष हैं या कि हमारे राजनेता हैं या हमारे जो कलेक्टर होते हैं या पुलिस के अधिकारी होते हैं, ये सब हमारे आदर्श होते हैं, टीचर होते हैं। तो सबसे पहली बात यही थी कि मैं अपनी एक सामान्य नौकरी ही करता था और उसी नौकरी को आगे बढ़ा के रखा था और मेरा काम यही था कि शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों का भविष्य बनाना। लेकिन जो एक बचपन से एक भावना थी कि देश की सेवा करनी है और देश की सेवा कैसे करते। इतना तो पढ़ा लिखा नहीं था कि अब आईएएस आईपीएस में सेलेक्ट हो जाता, इतना पढ़ने में भी होशियार नहीं था कोई। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का लड़का था और उसके बाद अपनी एक प्राइवेट नौकरी 20 साल करता रहा। उसी के माध्यम से लोगों से जुड़ाव, बिलासपुर के लोगों से जो हमेशा जुड़ाव रहता था। कार्यक्रमों में जाना, स्कूल कॉलेज में जाना, बातचीत करना, संवाद करना। और बेसिक उद्देश्य जो था वो केवल जन सेवा का था। वो अंदर से भाव आया जब हमारे शंकराचार्य जी जो हैं, पुरी के शंकराचार्य, उनके सानिध्य में मैं आया तो उन्होंने राष्ट्रोत्कर्ष की हमेशा बातें करी और वो एक मेरे लिए आदर्श थे। और इन सब बातों को समाहित करते मेरे मन में था कि और फिर वो भावना और भी आगे बढ़ी और मैं बिलासपुर की सेवा करना चाहता था। मेरे मन में आया मुझे करना चाहिए और ये सारी भावनाएं मिलके मुझे इस दिशा में लेकर आई सर। अभी आप चाहते हैं कि बहुत हैदराबाद जैसी तो नहीं, पर आपको लगता है कि बिलासपुर में रायपुर जैसी स्वास्थ्य सेवाएं होनी चाहिए, जिसके लिए आप बार बार बात भी करते हैं। तो इस दिशा में आप किस तरह से प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि राजनीति में हम जितना जानते हैं कि आप स्वास्थ्य मंत्री के नज़दीक हैं, तो आप बिलासपुर में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए किस तरह की पहल चाहते हैं या एम्स जैसा संस्थान भी आप चाहते हैं? सर बिलासपुर ही क्यों, पूरे छत्तीसगढ़ की अगर बात करते हैं तो पिछले जब से हमारी सरकार आई है 4 वर्षों में, पिछले 4 वर्षों में 2.5 वर्ष कोरोना काल ही का ही निकला है। तो और उस पूरे पीरियड में हम लोग
स्वास्थ्य के ही क्षेत्र में चिंता किए हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर बात की है। अगर हम अधोसंरचना को जोड़ते हुए इसमें देखते हैं स्वास्थ्य को लेकर, तो हमने हमारे जितने भी बिलासपुर के सिटी हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो सिम्स हो जहाँ हम बैठे हुए हैं, या हमारा जिला अस्पताल हो, तो हमने इसको और ज़्यादा इक्विप्ड किया है। लगभग आज सरकार बिलासपुर में कब से यहाँ CT स्कैन MRI नहीं हो पाती थी शहर में, हमारे सिम्स में हमने वो लाके करवाई, उससे 20 करोड़ रुपए लगे। इसके साथ साथ 10 से 15 करोड़ रुपए और हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, जिसमें ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हमने बनाए। तीसरा बड़ा काम जो हुआ हम लोगों ने कि कोनी में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हम लोगों ने बनाया, जो कि 300 बिस्तर का है, और वो लगभग 300 करोड़ का हॉस्पिटल लगभग रेडी हो गया है, उद्घाटन के उसमें आ गया है, 3 साल में बन गया। चौथा बड़ा काम अभी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी आए हुए थे और मुख्यमंत्री जी से ही बात की हुई है कि हम लोग केंद्र सरकार से बिलासपुर में जो है एम्स की स्थापना की जाए, क्योंकि बिलासपुर एक बड़ा संभाग है और सरगुजा भी एक बड़ा जगह, तो हम लोग को रायपुर में जाना पड़ता है एम्स में भर्ती होते हैं अगर कोई, तो हमारे बिलासपुर में एम्स की मांग हमने केंद्र सरकार से भी की है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार इस पर बहुत गंभीरता से विचार करी, तो आने वाले समय में बिलासपुर में एम्स हॉस्पिटल भी खुलेगा। तो लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बिलासपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य की सुविधाएं बहुत बेहतर बने, इसके लिए हम लोग बहुत गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं सर। एक नाम आता है बिलासपुर जिले का, जब नाम आता है तो गनियारी का नाम आता है, जहाँ पर कुछ युवक हैं जो अपना कैरियर छोड़ के बड़े शहर को छोड़कर आते हैं डॉक्टर, और गनियारी जैसी जगह में काम करते हैं और अपने काम से वो पूरे देश में अपना नाम करते हैं अपने। पर हम देखते हैं कि लगातार जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप सुविधाएं बढ़ा रहे हैं, पर चिकित्सकों का अभाव है और वो ग्रामीण क्षेत्र में नहीं जाना चाहते। चाहे कितनी बार पोस्ट निकलती है, सरकार भी परेशान है, बार बार पैसे बढ़ाती है, उसके बाद भी देखते हैं कि स्वास्थ्य केंद्र जो हैं खाली हैं, सुविधाएं तो विस्तारित हो रही हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने सुभाष भैया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगभग 4 सालों में हम लोगों ने करीब 600 डॉक्टरों का जो है वो नियुक्ति किया है। इसके अतिरिक्त जो है मानव संसाधन स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार कमी थी, ये छत्तीसगढ़ थोड़ा इससे पिछड़ा हुआ था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है और स्वास्थ्य मंत्री जी ने लगभग कोशिश करी है कि 5 से 6 हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज और खोले हैं छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में पहले मेडिकल कॉलेज मेरे ख्याल से 4-5 ही हुआ करते थे, अभी मेरे ख्याल से कितने मेडिकल कॉलेज हैं? लगभग 12 के आसपास पहुंच गए। 12 मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ में खुल गए हैं और 1 मेडिकल कॉलेज और खुलने वाला है, हम लोगों ने मांग करी है। तो पहले डॉक्टर्स कम बन पाते थे, अब डॉक्टर्स जो है हम ज़्यादा बना सकते हैं। तो मेडिकल कॉलेज बढ़ रहे हैं, तो 4 से 5 साल में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर छत्तीसगढ़ में पढ़ाई करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर छत्तीसगढ़ को मिल पाएंगे। ये हम लोगों ने, ये हमारे विज़न जो है माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी का था। तो जो मानव संसाधन है स्वास्थ्य के क्षेत्र में उसको लगातार बढ़ा रहे हैं और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में मुझे नहीं लगता है कि डॉक्टरों की कमी हो पाएगी, क्योंकि इतने मेडिकल कॉलेज हमने खोल दिए हैं सर। मुझे एक चीज़ और बिलासपुर के बारे में अच्छी लगती है कि छत्तीसगढ़ का एक शहर भिलाई था जो एजुकेशन हब के रूप में थोड़ा जाना जाता था, वहाँ पर बच्चे पढ़ने जा रहे थे। अभी बिलासपुर में, पूरे बिलासपुर में देखने मिलता है कि बच्चे बहुत पढ़ने आ रहे हैं, करीब 20,000 बच्चे बाहर से पढ़ने आए हैं और एक लाइब्रेरी कल्चर यहाँ विकसित हुआ है। उसमें किताबें तो नहीं है, एक नया कॉन्सेप्ट है कि किताबें नहीं है पर बच्चे अपनी किताब ला रहे हैं और कई घरों में लाइब्रेरी बनी है। तो क्यों नहीं हम बिलासपुर को कोटा की तरह, राजस्थान के कोटा की तरह विकसित करें और इसको एक एजुकेशन का बड़ा हब बना। इस दिशा में आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल, ये सौभाग्य की बात है कि हमारे बिलासपुर में बाहर से बच्चे करीब 30,000 बच्चे PSC की कोचिंग करने के लिए आते हैं और भी कोचिंग करने आते हैं। तो बिलासपुर का शिक्षा का स्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है और हमारी सरकार ने, अगर हम बात करते हैं तो एजुकेशन हब को बनाने के लिए इस दिशा में काम भी कर रही है। अभी हम लोगों ने पिछले 4 साल में लगभग विधानसभा की बात करें बिलासपुर की या बिलासपुर नगर निगम की बात करें, महापौर जी भी बैठे हुए हैं, 9 स्वामी आत्मानंद स्कूल जो है हमारे इंग्लिश मीडियम के हमने प्रारंभ किए, जो पहले नहीं हुए थे। आज इंग्लिश मीडियम स्कूल की, तो इससे शिक्षा का स्तर, अब केवल स्कूल ही नहीं खोल रहे हैं,
हम स्वामी आत्मानंद के नाम से इंग्लिश मीडियम कॉलेज भी खोल रहे हैं, और लगभग स्कूल और कॉलेज इंग्लिश मीडियम के जो खुल रहे हैं, लगातार बिलासपुर का जो शिक्षा का स्तर है सर, वो बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा जो निजी तौर पर जितने स्कूल हमारे खुले हुए बिलासपुर में, वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। वर्ल्ड लेवल के स्कूल भी बिलासपुर में खुले हैं, मैं इस स्कूलों में भी मैं गया हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा काम शिक्षा के क्षेत्र में सुभाष भैया बिलासपुर कर रहा है। और आने वाले समय में जो आपने कहा है कि हमें एक थोड़ा सा दूर हटके एक एजुकेशन कॉम्प्लेक्स खोलना चाहिए, जिससे कि जो ये 20 से 25 हज़ार बच्चे जो हैं, जो कोचिंग सेंटर करते हैं, उनके रहने का और उनके पढ़ने का एक स्थान शहर में थोड़ा सा अलग स्थान पर होना चाहिए। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी और हमारे शिक्षा मंत्री जी वगैरह से बात करूंगा। मुझे लगता है कि महापौर जी हम लोग साथ रहेंगे तो ये काम, अभी नगर निगम सीमा बढ़ी भी है तो उस पर संभव हो सकेगा ये काम। तो मैं आपकी मंशा को आगे बढ़ाता हूँ और महापौर जी आपके साथ रहें, तो मैं चाहता हूँ कि वो भी आपके साथ मंच साझा करें। तो मैं महापौर जी यादव जी को आमंत्रित करता हूं कि वो भी आएं, क्योंकि मामला बिलासपुर का है। आइए साहब, स्वागत है आपका। हमारे बीच मंच पर महापौर जी आ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। रामशरण यादव जी के स्वागत के लिए मैं रचना मैम से विनम्र आग्रह करूंगी कि वे मंच पर आएं और पुष्पगुच्छ से उनका स्वागत करें। और इसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बिलासपुर स्मार्ट सिटी को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा यहाँ पर हो रही है। प्रधान संपादक जी सुभाष मिश्रा जी और माननीय विधायक शैलेश पांडे जी, और अब हमारे पास मंच पर हमारे साथ महापौर रामशरण यादव जी भी उपस्थित हैं और विस्तृत रूप से चर्चा होगी बिलासपुर शहर के विकास को लेकर। तो जैसा कि हमारे बीच में राम शरण यादव जी हैं, पूरी एक पार्टी राम के शरण में चली गई थी और अब आपकी पार्टी जो है वो कौशल्या माता की शरण में है। तो आप जो है राम वन गमन पथ परिपथ भी बन रहा है। तो आप ये जो राजा राम हैं, राम लला हैं और आपका नाम भी है, तो आप माँ के साथ हैं कि बेटे के साथ हैं? सबसे पहले मैं सभी उपस्थित सज्जनों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और हमारी पार्टी जनता के शरण में है। क्या बात है, क्या बात है। कल मुख्यमंत्री जी ने छेरछेरा में मांगना शुरू कर दिया था मठपारा से, तो वो चूंकि परंपरा में था इसलिए मांग रहे थे, पर मुझे लगा कि थोड़े दिन बाद तो सबको छेरछेरा करना है। जी जी, कल हम लोगों ने भी छेरछेरा में वोट मांगा है। हो गया, वार्ड नंबर 16 में इलेक्शन चल रहा है। कोई कहता है कि कवि की कविता बैठे हैं कि ये मेरे देश का कैरेक्टर है, जो जितनी सफाई से मांगे वो उतना बड़ा एक्टर है। तो अब चूंकि मांगना तो है, अब चूंकि अपने काम के नाम पे मांगते हैं, कई बार राम के नाम पे मांगते हैं, कई बार धर्म के नाम पे मांगते हैं, कई बार जातियों के नाम पे मांगते हैं, तो बहुत तरह की चीज़ें मांगते हैं। तो चूंकि आपको तो मांगने में थोड़ा लेट लगेगा, पर अभी शैलेश जी को तो 9 महीने में ही एक बार फिर जाना है। तो आप ऐसा क्या क्या बताएंगे लोगों के बीच में कि भाई मैं शैलेश पांडे जो एजुकेशन छोड़कर आपकी सेवा में आया हूं, तो मैंने या मेरी सरकार ने 4 साल में या आने वाले समय में ऐसा काम किया कि आप हमारी सरकार को या हमें वोट दें। देखिए, बहुत सारे काम हैं जो कि प्लानिंग के तरीके से हुए। सबसे बड़ी बात अगर हम बात करते हैं कि बिलासपुर की एक वर्षों पुरानी मांग थी जो अरपा के लेकर, अरपा नदी को लेकर। तो अरपा नदी हमेशा ही सूख जाती थी, वहाँ माइनिंग्स वगैरह होती रहती थी। हम कभी भी अरपा को लेकर कंक्रीट काम नहीं कर पाए थे, लेकिन हमारी सरकार जब आई तो हमने अरपा को लेकर कंक्रीट काम किए और उसमें हम लोगों ने 2 बैराज बनाए सबसे पहले, जिसमें शिव घाट बैराज और पचरी घाट को। और इसमें लगातार 4 MCM पानी पूरा उसमें रोका जाएगा दोनों बैराज में। तो हमारे बिलासपुर का एक समस्या अब आने लगी थी कि जल स्तर लगातार गिरता जा रहा था और भूगर्भ जल स्तर जो है वो बहुत ज़्यादा रह नहीं गया पूरे छत्तीसगढ़ का।
11,000 MCM के आसपास है। तो इस जल स्तर को बढ़ाने के लिए हमको नदी में बैराज बनाना था। मुझे ऐसा लगता है सर, सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो देश में वो शहर बहुत खूबसूरत माने जाते हैं जिन शहरों के बीच से नदी निकलती है, और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे शहर के बीच से नदी निकलती है। उसका सौंदर्यीकरण करना है, तो बैराज का काम भी हम लोग कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी से हम दोनों तरफ नदी के आसपास जो है वो 4 लेन सड़क भी बना रहे हैं। नया ब्रिज भी PWD के 2 सैंक्शन हो गए हैं सर। तो लगभग करीब 600 करोड़ का जो काम है सर, वो फेज़ 1 में चल रहा है, और वो काम चल रहे हैं, वो दिख भी रहे हैं, उन्हें पूर्ण होना है, और फेज़ 2 के काम फिर चालू होंगे। तो ये अरपा नदी एक बहुत बड़ी मांग थी, अरपा नदी की सुंदरता, उसका संरक्षण, और साथ ही साथ शहर को और बढ़िया बनाना। तो वो काम हम लोगों का बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है अरपा नदी को लेकर। दूसरी बात सर, बिलासपुर में बहुत सी मांग थी कि बिलासपुर में उद्योग खोलने हैं, ये सारे काम करने हैं। तो अभी इन 4 सालों में सर हम लोगों ने 70 उद्योग खोले सेलर में। यहाँ पर 70 उद्योग नए खुले हैं पिछले 3 सालों में। वो भी एक अच्छा हुआ कि उद्योग की दिशा में बिलासपुर आगे बढ़ा है। अब बात ये आती है कि यहाँ अच्छे डॉक्टर, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे इंस्टीट्यूशन लाने हैं। तो एक बड़ी मांग थी कि बिलासपुर में एयरपोर्ट चालू हो और हवाई सेवा शुरू हो सके। तो हवाई सेवा शुरू करने के लिए हम सभी, मैं सबकी तारीफ भी करूंगा, सभी दलों की, चाहे कोई भी दल हो, सभी ने एक साथ होकर जो है हम लोगों ने हमारी सरकार से, हम मुख्यमंत्री से मांग रखी थी, और हम लोग मुख्यमंत्री जी के पास हमने 22 करोड़ रुपए पहले साल ले लिया। उन्होंने 28 करोड़ रुपए दिया है, टोटल वो 50 करोड़ रुपए दे चुके हैं, जिससे कि आज बिलासपुर में 3C कैटेगरी का जो है वो हवाई केंद्र है। और हमारा बिलासपुर जो है दिल्ली, इलाहाबाद और जबलपुर, इंदौर, भोपाल वगैरह से जुड़ा हुआ है, और 3C नाइट लैंडिंग का भी काम शुरू हो गया है। तो मुझे लगता है कि 3 से 4 महीने में इंस्पेक्शन हो जाएगा। जब नाइट लैंडिंग के इक्विपमेंट लग जाएंगे तो फिर आने वाले समय में हमारे सामने 4C का वो रह गया है, और बहुत जल्दी 4C कैटेगरी का बन जाएगा। तो बिलासपुर एक पूरे देश से कनेक्ट अच्छे से हो जाएगा, तो बिलासपुर और भी बढ़िया बनेगा। इसके अलावा तिफरा में ब्रिज भी बहुत जल्दी, हम 3 साल में हमारी सरकार ने बनाया, जिससे बहुत ज़रूरत थी बिलासपुर, क्योंकि लगातार ट्रैफिक बढ़ता जा रहा था। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में मैंने आपको पहले ही बताया है, और नगर निगम सीमा का विस्तारीकरण करके बिलासपुर को B ग्रेड सिटी बनाया। अब इसकी घोषणा औपचारिक मात्र बची हुई है। तो ये सारे काम जो है हम लोगों ने बिलासपुर को आगे बढ़ाने के लिए, एक आने वाले भविष्य के लिए, नई पीढ़ी के लिए सोचते हुए ही करे हैं, और इसी दिशा में हम लोग और भी काम कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी का भी बहुत अच्छा काम चल रहा है। महापौर जी लगातार सुबह से शाम दौरा करते हैं हमारे, और हम लोग काम कर रहे हैं साथ मिलके। सभी का साथ मिल रहा है, सभी का सहयोग भी है, और जितना बेहतर हो सकेगा उतना हम काम कर सके बिल्कुल दिखाएंगे। शैलेश जी, दुष्यंत कुमार का एक शेर है कि यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं सैकड़ों नदियाँ, मैं जानता हूँ कि पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। तो अभी आप कह रहे थे कि उद्योग लग रहे हैं, और उद्योगों की जो गंदगी है वो अरपा में जा रही है, तो इसको कैसे रोकेंगे? एक तरफ अरपा के बारे में आप चिंता कर रहे हैं, दूसरी तरफ उद्योगों से निकलने वाला, और ये केवल बिलासपुर नहीं है, हम कानपुर से लेके पूरे देश में जितने भी जगह जहाँ उद्योग स्थापित हैं वहाँ गंगा को साफ करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, और हम अगर नदियों के प्रति अभी से सजग नहीं हुए तो उसको कैसे रोकेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं आपको इसमें और इनपुट देता हूं कि हम बिलासपुर में लगभग 8 करोड़ लीटर पानी डेली निकालते हैं बिलासपुर से, बिलासपुर शहर को पानी पिलाने के लिए या निस्तारी के लिए या किसी भी काम के लिए। ये 8 करोड़ लीटर पानी जो है वो नाले से बहकर जाता है। चूँकि इससे पहले कोई व्यवस्था नहीं थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अरपा नदी के दोनों तरफ 4 लेन सड़कें बन रही हैं, उसी में नाला निर्माण भी किया जा रहा है। तो हमारे पास 5 किलोमीटर का नाला पूरा रेडी हो गया है। तीन फेज़ में एक नाला बन रहा है बिलासपुर शहर में, और वो नाला 2 मुहानी में जाके मिलेगा, जहाँ पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया है, जिसमें हम उस नाले के पानी को ट्रीटमेंट भी करेंगे। तो नाले का काम भी पैरेलल काम चल रहा है स्मार्ट सिटी की सड़क के साथ साथ। तो उसमें लगभग अभी 93 करोड़ का उसमें शायद टेंडर हुआ था,
94 करोड़ का, और इसके साथ साथ लगातार 300 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि नाले का भी जो है प्रबंध, गंदे पानी का प्रबंध किया जा रहा है, जो कि बहुत जल्दी बन जाएगा। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि इससे पहले ये काम कभी नहीं किया गया था, हमारी सरकार ने ये काम शुरू कर दिया है। अब शुरू किया है, लेकिन काफ़ी लंबा नाला है, तो उसको बनने में टाइम लगेगा। जी महापौर जी, ये अभी शैलेश जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बार बार स्मार्ट सिटी का नाम आता है। मैंने पिछले दिनों, हो सकता है मेरे पढ़ने में गलती हुई, कि स्मार्ट सिटी में महापौर को जो वित्तीय अधिकार होना चाहिए उस तरह के अधिकार नहीं है। इसको लेकर आपने कोई पिटीशन भी दायर की है क्या? नहीं, मैंने पिटीशन नहीं दायर किया है, जनहित याचिका दायर हुआ है जी। लेकिन छत्तीसगढ़ में स्मार्ट सिटी में किसी भी जनप्रतिनिधि को नहीं रखा गया, ना कि महापौर, ना तो उसमें सांसद है, न विधायक है, न कोई है। तो ये स्मार्ट अफसरों की कारस्तानी है क्या? नहीं, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाऊंगा। हाँ, क्योंकि हमारा सरकार रहने के पहले जी स्मार्ट सिटी का गठन हुआ। हाँ। और स्मार्ट सिटी का गठन केंद्र सरकार करती है, और केंद्र सरकार के द्वारा जो पॉलिसी बनाया गया होगा, बहुत सारे स्टेटों में महापौर और जनप्रतिनिधि लोग को रखा गया है, लेकिन बिलासपुर और रायपुर में ऐसी स्थिति नहीं है। दूसरी चीज़, वित्तीय स्थिति नहीं, हम लोग उसमें है ही नहीं है। और उससे भी बड़ी चीज़ ये है कि नगर निगम पॉपुलेशन के हिसाब से स्मार्ट सिटी का गठन होता है, और स्मार्ट सिटी का गठन होने के बाद उसको एक निश्चित सीमा में बांध दिया गया है। जो 16 वार्ड है, उसके दूसरे वार्डों में स्मार्ट सिटी के पैसे का उपयोग नहीं कर सकते। ये हमारे नगर निगम के लिए सबसे बड़ी कमी है। और स्मार्ट सिटी के गठन में केंद्र सरकार का 50%, राज्य सरकार का 50% शेयर होता है। तो पैसा हम पूरा दे रहे हैं। 56 करोड़ रुपए हमने दिया पहले किस्त में, 58 करोड़ रुपए केंद्र ने दिया। उसके हिसाब से प्रोजेक्ट शुरू हुआ। अभी 200 करोड़ राज्य ने दिया, 200 करोड़ केंद्र ने दिया, 400 करोड़ का प्रोजेक्ट चल रहा है। लेकिन वो एक बहुत कम समय में, कम जगह में चल रहा है। इसको अगर एक एजवायरी कमेटी के द्वारा हम सब लोग सर्वसम्मति से प्रस्ताव भी रखे थे कि नगर निगम के पॉपुलेशन के हिसाब से गठन होता है स्मार्ट सिटी का, और इसको पूरे 70 वार्ड में अगर कर दिया जाए तो हमारे शहर का विकास बहुत अच्छे से सुव्यवस्थित ढंग से किया जा सकता है। उसमें अभी किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कल केंद्रीय गृह मंत्री आए थे, वो पहले भी कई राज्यों में बोल चुके हैं, कल भी बोल रहे थे कि डबल इंजन की सरकार होगी तो विकास तेजी से होगा। डबल इंजन की सरकार का मतलब होता है कि राज्य और केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार हो। तो ये स्मार्ट सिटी का मामला कहीं ऐसा तो नहीं कि जब हमारी सरकार होगी तभी हम इसको लागू कराएंगे जैसे दूसरे राज्यों? इसमें ये भी तो सोचा जा सकता है कि हमारी सरकार केंद्र में बैठ जाए तो राज्य और केंद्र का डबल इंजन हो जाएगा। ठीक कह रहे हैं आप। राहुल गांधी बहुत मेहनत कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में, और शैलेश जी भी गए थे वहाँ, अपना पैर जो है मोच करा के आए हैं। तो कोशिश तो ये जारी है, पर मैं समझता हूँ कि जो स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट है, इसको लेकर आप दोनों क्या सोचते हैं? सर देखिए, ये बात सही है कि जहाँ जहाँ स्मार्ट सिटी का काम हुआ है शहर में, वहाँ सड़कें सुंदर बन रही हैं, वहाँ चौड़ी बन रही हैं, वहाँ पर जो फुटपाथ हैं बहुत अच्छे बन रहे हैं। इसके साथ साथ जो शहर का एक सौंदर्यीकरण है, माननीय महापौर जी का जो कहना है वो यही है कि एक सीमित क्षेत्र में चूंकि बांध दिया गया है उसके कार्य को स्मार्ट सिटी, कुछ वार्डों में, पर आई थिंक 25 वार्ड है इसमें, 25 वार्ड, तो 25 वार्ड्स केवल उसमें वो हैं, एंड वी हैव 70 वार्ड्स इन बिलासपुर नगर निगम। तो वो ये कह रहे हैं कि हम 25 वार्डों के शहर को बहुत सुंदर बना रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें 300-400 करोड़ रुपए लगातार लग रहा है और काम चल रहे हैं और आगे भी बहुत अच्छे काम होने। तो होता क्या है सर कि हम लोग बाकी वार्डों में भी जाते हैं। अब जैसे मेरे विधानसभा में 40 वार्ड हैं, तो 40 वार्ड में स्मार्ट सिटी तो 25 ही वार्ड में है, तो वो 15 वार्ड के लोग तो मुझसे कहते हैं कि स्मार्ट सिटी से पैसा दिलवा दो, या नाली बनवा दो, सड़क बनवा दो, ये करवा दो। ऐसा होता है। अगर हम दूसरे विधानसभा, महापौर जी 70 वार्डों में घूमते हैं, सब जगह वो भी जाते हैं, हम लोग जाते हैं, तो जो जनप्रतिनिधियों की मांग लगातार रहती, पार्षदों की, सम्मानीय पार्षद भारत बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, किसी को भी हों, तो उनकी बातें
मांग होती है और जनता की भी मांग होती है कि वहाँ तो मिट्टी तेल गली तो बड़ी सुंदर बनी हुई है, वो व्यापार विहार की रोड बड़ी सुंदर बनी है, वेयर हाउस रोड बहुत सुंदर बना दी है, अब नेहरू चौक वाली रोड, कलेक्ट्रेट रोड बहुत सुंदर बन रही है, तो वहाँ का भी कुछ और अच्छा होना चाहिए। तो वो कहना चाहते हैं कि वो बंधन जो है थोड़ा सा अगर हटे और उसको फिर से रीथिंक किया जाए तो बिलासपुर शहर जो है, चूँकि इसमें बताना चाहता हूँ कि पूर्व में जो सरकार थी और पूर्व में जो नगर निगम था वो थोड़ा छोटा नगर निगम था, तो छोटा नगर निगम तो उसमें वर्चस्व बिलासपुर विधानसभा का ज़्यादा था। अब वर्चस्व उसमें 5 विधानसभाओं का है, तो सभी विधायक साथी भी हैं इस नगर निगम में, 5 विधायक हो गए हैं, तो सबकी मांग रहती कि वो फंड उधर आ जा सकता है क्या। तो हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं, लगातार संपर्क करें माननीय मंत्री जी से भी और माननीय केंद्रीय मंत्री जी से भी। अब देखिए आगे क्या होता है, लेकिन जो भी है बिलासपुर को स्मार्ट और सुंदर बनाना है, इसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं। थोड़े साल पहले लोग बिलासपुर के बारे में कहते थे कि इधर भी खुदा है उधर भी खुदा है, जिधर देखो उधर ही खुदा है, तो पूरा शहर खुदा हुआ था और बहुत लोग परेशान थे। बिल्कुल सही। तो भाइयों बहुत लोग उसमें खुद भी गए, ये भी आप जानते हैं कि उस खुदाई में कई लोग खुद भी गए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो इंडिया और भारत बन रहा है कि कुछ वार्डों में स्मार्ट सिटी हो रही, तो वो इंडिया की बात हो रही, क्योंकि हम अपने देश में 2 तरह की व्यवस्था कई बार देखते हैं और लोगों को ये तकलीफ भी रहती है कि सारा डेवलपमेंट कुछ खास जगहों पे होता है, शहरों को लेके लोग बोलते हैं, और कुछ जगहों पे डेवलपमेंट नहीं होता। तो ये जो स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट है और जो आप खुद जिससे जूझ रहे हैं, क्योंकि आप अपने मतदाता को या अपने नागरिक को कैसे बताएंगे कि हम ये काम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, ये कई बार आपको समझाने में भी दिक्कत होती होगी। तो ये कहीं नहीं लगता कि ये जो कंसेप्ट है इसमें कुछ खोट है? आपने ठीक कहा, बिलासपुर का नाम खोदापुर हो गया था और काफ़ी बदनामी थी इसको लेकर, क्योंकि सीवरेज प्रोजेक्ट यहाँ पर लाया गया था और वो बहुत ही गलत तरीके से रन हुआ, आज भी वो असफल है और पाइप वगैरह टूटे हुए हैं। तो उसका तो वो फेलियर प्रोजेक्ट है, लगभग 450 करोड़ रुपए जो है बर्बाद कर दी गई सरकार के जनता के पैसे, और इसको लेकर कई बार जांच की मांग भी करी है। अब मुझे उम्मीद है जल्दी ही जांच भी इसकी बैठेगी। इसके कारण खोदापुर नाम रखा गया था, लेकिन उस खोदापुर को उसको ठीक करना तो काम अब हम लोग का हो गया है, तो उसको लगातार ठीक कर रहे हैं जहाँ संभव है। लगातार सड़कें धंस रही हैं। 2008 से जो काम सीवरेज में हुआ है उसका परिणाम आज बिलासपुर भुगतता है कि कहीं भी अचानक सड़क धंस जाती। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो रेस्टोरेशन हुआ वो केवल मिट्टी से किया गया, जबकि रेस्टोरेशन उसमें रेती से होना चाहिए था। ऐसी समस्याएं हैं, कमियां होती हैं, गलतियां होती हैं काम में, उसको हम लोग कर रहे हैं, बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी बिलासपुर जो है एक सुंदर और बहुत अच्छा शहर बनेगा सर, मुझे पूरा विश्वास है सर। ठीक है, मैं शैलेश जी चूँकि अपना व्यस्त समय निकाल के आए थे और वो चाहते हैं कि बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं और उनके मन में अरमान भी हैं, तो शैलेश जी को हम विदा देंगे और महापौर जी और उनके साथ हम 2 और साथियों को, अजय श्रीवास्तव और सुहेल हक साहब को यहाँ आमंत्रित करेंगे। तो मैं पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत से महत्वपूर्ण विषय हैं जिस पर विस्तृत रूप से चर्चा हो रही है। प्रधान संपादक सुभाष मिश्रा जी हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं और उनके साथ में माननीय महापौर जी रामशरण यादव जी हमारे साथ मंच पर आसीन हैं और शैलेश पांडे जी माननीय विधायक, उनके साथ में विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। और अब मंच पर एक बार जोरदार तालियां दोनों हमारे अतिथियों का, क्रेडाई के चेयरमैन अजय श्रीवास्तव जी और साथ ही क्रेडाई सदस्य सुहेल। हमारे अतिथियों को बुक देना था, वो शैलेश जी को बुक दे। तो सुभाष के बाद बिलासपुर के साथ
आज इस शानदार कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर होने जा रहा है। बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिसे लेकर विस्तृत रूप से चर्चा यहाँ पर हो रही है। शुरुआत हो चुकी है हमारे इस कार्यक्रम की। बिलासपुर स्मार्ट सिटी को लेकर क्या कुछ विजन है, कैसे शहर को बढ़ावा दिया जा सकता है, क्या कुछ उम्मीदें शहर से हम लगा सकते हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, तमाम ऐसे विषय हैं जिसे लेकर गहन चर्चा लगातार हो रही है। मंच पर हमारे साथ में मौजूद हैं माननीय महापौर रामशरण यादव जी और साथ ही क्रेडाई के चेयरमैन अजय श्रीवास्तव जी और क्रेडाई सदस्य सुहेल हक जी। उनके साथ में विस्तृत रूप से चर्चा कर रहे हैं प्रधान संपादक सुभाष मिश्रा जी। तो अजय जी, मैं ये सबसे पहले, बहुत सारे लोग होंगे कि ये क्रेडाई जो चीज़ है, ये इसके बारे में बताइए थोड़ा, आपकी ये क्या मामला है? क्रेडाई एक एसोसिएशन है, रियल एस्टेट जो डेवलपर्स हैं, बिल्डर्स हैं, उनका एक एसोसिएशन है, ऑल ओवर इंडिया में रन होता है और उसकी एक शाखा बिलासपुर में है, बिलासपुर चैप्टर जिसको कहते हैं जी। और इसका मेन उद्देश्य यही होता है कि जितने भी इनोवेशंस और नए इनोवेशंस हो रहे हैं रियल एस्टेट के क्षेत्र में, जो प्रैक्टिसेस हैं, गुड प्रैक्टिसेस हैं, हम लोग आपस में शेयर करते हैं और अपने उस शेयरिंग के आधार पर हम कैसा डेवलपमेंट अपने शहर में कर पाएँ, क्या नई चीज़ें जोड़ पाएँ, ये हम लोगों को इस एसोसिएशन, नियम में क्या चीज़ें कमियां रह गई हैं उसको गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करें, क्या अपने ग्राहकों को कैसे अच्छे से अच्छी चीज़ें दे पाएँ। कई बार बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, शिकायतें होती हैं, उसको कैसे हम अपने बीच में एड्रेस करके, कोर्ट में तो क्या होता है, ज़मीन और जायदाद का मामला जो कोर्ट में जाता है तो सालों चलता है, उसे हम अपने ही बीच में कैसे हल करके समय सीमा के अंदर उसका निराकरण कर पाएँ। ये सब बातें हम क्रेडाई के अंतर्गत करते हैं ताकि जो, देखिए, मूलभूत आवश्यकता की यदि अपन बात करें तो रोटी, कपड़ा और मकान, तो ये मकान जो है मूलभूत आवश्यकता है और इस पे जो पैसा लगता है, जो ग्राहकों का, जनता का जो भी मकान लेता है, उसकी श्योरिटी बहुत होना चाहिए, उसको ये विश्वास होना चाहिए कि जो पैसा लग रहा है वो मेरी गाड़ी कमाई का पैसा है, वो सही जगह लग रहा है और मुझे सही चीज़ मिल रही है। इस बात का ध्यान हम क्रेडाई में निरंतर वर्कशॉप के साथ में नेशनल लेवल पे भी अटेंड करते हैं, स्टेट लेवल पे भी होती है और हम लोग आपस में भी चर्चा करते हैं। पर बड़े संख्या में लोग जो है सरकारी संस्थान, हाउसिंग बोर्ड और RDA या BR जो बिलासपुर डेवलपमेंट है, इनके द्वारा जो मकान बनते हैं, लोगों को बहुत शिकायत होती है, क्योंकि वो आपका क्षेत्र नहीं हो तो सरकार का है, तो उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, उनके निर्माण को लेकर, या वहाँ जिस तरह की चीज़ें हो रही है, क्योंकि वो बहुत अच्छा सरकार में नहीं हो रहा है। जैसे मैं BSNL का फ़ोन रखता हूँ, मेरा 3G से आगे ही नहीं बढ़ रहा है, तो मैं जियो में जा रहा हूँ, मैं अंबानी की शरण में जा रहा हूँ, अडानी की शरण में जा रहा हूँ। तो इसी तरह सरकारी एजेंसियाँ जब बहुत अच्छा नहीं करती हैं तो लोग फिर प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं। इसको लेकर आप किस तरह से सोचते हैं? देखिए, सरकार का जो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, अभी एक नया कानून जो आया रेरा, जिसमें रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसके अंतर्गत ये पूरी सरकारी संस्थाएं भी आ रही हैं जी। अब सजा का जो प्रावधान है, यदि कोई भी डिफ़ॉल्ट करता है या अपने स्पेसिफिकेशन को मीट आउट नहीं करता है, अपने टाइम लाइन को मीट आउट नहीं करता है, बेसिकली देखिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। कोई भी एक मकान यदि अपना बुक करता है तो उसको पोजीशन कब मिलेगा, दूसरा उसने जो क्वालिटी है जो मेंशन की हुई है वो क्वालिटी वो दे पा रहा है कि नहीं, और तीसरा जो पैसा है वो प्रॉपर समय में ग्राहक दे रहा है कि नहीं। ये ग्राहक की तरफ से भी होता है, कई बार ग्राहक डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं। तो ये, और चौथा जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होता है वो होता है ज़मीन, जिस ज़मीन पे बन रहा है। अभी देखिए आप, गवर्नमेंट की ज़मीन, जो रायपुर में एक बहुत बड़ा कांड हुआ है, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, वो अपनी ज़मीन, वो इलीगल ज़मीन पे बना हुआ, तो वो मतलब गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में लोग इसलिए विश्वास करते थे कि अरे यार भले 10 साल बाद मिलेगा पर मिल तो जाएगा। पर अब ऐसा ज़मीन के विवाद ऐसे हो रहे हैं क्योंकि ये राजस्व का मामला होता है, तो हम लोग इन पूरी प्रक्रिया में हम लोगों को ये सीखने का मौका मिलता है कि क्योंकि ये हमारे ब्रेड एंड बटर है, हमारा जीवन यापन इसी से होता है, तो हम इन बात का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं कि रियल एस्टेट में यदि हम कोई प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं तो बारीकियों से जांच ले कि कहीं भी गलती से भी गलती ना हो और ग्राहकों को सही चीज़ मिल पाए। सुहेल जी, आप बताइए कि बिलासपुर में किस तरह के नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं
और कोई आदमी यदि इस क्षेत्र में आना चाहता है तो उसके लिए किस तरह की संभावना है? सर, असीम संभावना है नए प्रोजेक्ट्स में। तो अब जैसे कि हमारे क्रेडिट मेंबर्स ही मेट्रो शहरों में जाते हैं, वहाँ के आधुनिकतम प्रोजेक्ट्स का अध्ययन करते हैं, उस हिसाब से यहाँ हमारे काफ़ी बिल्डर साथी आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ कुछ नए प्रोजेक्ट ला रहे हैं। नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए तो इस क्षेत्र में हमेशा ही बहुत अवसर रहे हैं। शहर का जितना तेज़ी से विकास हुआ है, जो नए वार्ड्स बढ़े हैं, निगम सीमा में जो नए वार्ड शामिल हुए हैं, उनमें तो काफ़ी स्कोप है और बहुत अधिक मात्रा में भूमि भी उपलब्ध है। तो जिनके पास थोड़ा अनुभव है वो इस फील्ड में आकर के अपना बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। जी, तो अगर एक कोई निम्न मध्यवर्गीय आदमी है या गरीब आदमी है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना तो सरकार उपलब्ध करा देती है, पर सबको तो नहीं मिलता क्योंकि उसके लक्ष्य निर्धारित हैं। पर एक गरीब आदमी यदि मकान की चाहत करता है तो मैं देखता हूँ कि EWS के जो प्लाट खाली किए जाते हैं वो एक प्रकार से दान की बछिया की तरह बिल्डर करता है। वो चाहता है कि ये हमारी कॉलोनी में ना रहें। अगर उनकी मजबूरी है, चूंकि EWS के लिए आपने जगह आरक्षित की है और सुविधाओं के लिए भी चाहिए, पर वो कई कॉलोनियों में देखने आता है कि उनको उनके साथ एक अछूत की तरह व्यवहार करके किनारे लगाते हैं या कहीं और जमीन लेके उनको सेटल कराते हैं। ये जो मानसिकता है, इसमें किस तरह की चर्चा करते हैं आप वहाँ पर? मैं इस बारे में बताना चाहूँगी, EWS है क्या जी, वो क्यों रखा गया, किसी कॉलोनी के साथ में क्यों रखा गया? मूल अवधारणा से जब हम चीज़ों को भटका देते हैं या राजनीतिक कारणों से उसको जोड़ देते हैं तो उसका मूल तत्व ही गायब हो जाता है। देखिए, EWS का ये था कि आप यदि कोई एक घर लेते हैं तो आपके यहाँ ड्राइवर होगा, काम करने वाले होंगे, उनके लिए एक सुविधा होनी चाहिए। वो यदि वो बहुत दूर रह रहे हैं तो उनको आने में टाइम लगेगा, तो वो आपके आस पड़ोस में ही रहें, तो वो उस कॉलोनी के एक विशेष प्लेस में उन्हीं लोगों का जो ग्राहक है, उनके ही ड्राइवर, उनके ही घर में काम करने वाले लोगों के लिए। अभी क्या होता है, एक बस्ती को उजाड़ा गया और एक अच्छी कॉलोनी के बीच में बसा दिया गया। अब उनसे कोई उनका संपर्क नहीं है तो विवाद होगा, उनसे कंट्रोल नहीं है तो उनका विवाद होगा। पर यदि वो मेरे घर में काम करता है तो वो मेरे साथ सतत संपर्क में रहेगा। उसके परिवार में कोई ऐसी कुछ लड़ाई झगड़ा भी होगा तो मैं सुलझाने पहुंच जाऊंगा। पर अभी ये होता है कि वो ना उनका वहाँ रहने वाले लोगों से कोई संपर्क रहता है, उनको बस मकान मिल गया है, वही रोड को इस्तेमाल कर रहे हैं और ये विवाद को जन्म देता है। तो मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी का हिस्सा है, इसको सोचा जाना चाहिए। इससे बिल्डर भी परेशान है और बिल्डर जिनको हैंडओवर करते हैं, ये कोई असमानता का विषय नहीं है कि बड़े लोग रह रहे हैं तो उनके साथ नहीं रहा जा सकता, क्योंकि सामंजस्य नहीं बन पाता है, इसलिए विवाद के लिए जन्म होता है। और उसका मूल उद्देश्य यही था कि आप यदि कोई एक बड़ा घर लेते हैं तो आपके नीचे जो आपके सहयोगी हैं, जो आपके कामों में सहयोग करते हैं, उनके लिए भी आवास वहाँ पे हो। तो उनकी कंसेंट के साथ में यदि ये काम होगा तो मुझे लगता है ये विवाद भी खत्म होगा और गरीबों को भी अपना आवास मिल पाएगा। क्योंकि जो हमारे घर में काम करने वाले लोग हैं, उनको भी तो ये इच्छा है कि मेरा खुद का घर हो, तो वो उनको खुद का घर मुहैया हो जाएगा। जी, महापौर जी, जैसे ये बता रहे हैं कि अभी आपके विस्तार हो रहा, बिलासपुर जो है तेजी से बढ़ रहा है और वार्डों की संख्या भी बढ़ी है और स्मार्ट सिटी में सारे वार्ड नहीं आ रहे हैं। अब ये नई नई कॉलोनियां बना रही हैं और नगर निगम की सीमा बढ़ रही है, इसको आप किस तरह से चुनौती के रूप में देखते हैं? ये नगर निगम के लिए सबसे बड़ी चुनौती है बिल्डर और अवैध बिल्डर। जी, जो क्रेडाई हैं वो लोग वैधानिक रूप से काम करते हैं, लेकिन ग्रामीण अंचल में जो आज वर्तमान स्थिति है, जो 15 ग्राम पंचायत, 2 नगर पंचायत, 1 नगर पालिका आया है, उसमें ज़्यादातर लोग बिचौलिए का काम करते हैं और किसानों के ज़मीन को एग्रीमेंट करके मुरूम डाल देते हैं और टुकड़ों में किसानों के सिग्नेचर से बेच रहे हैं। ये सबसे बड़ा समस्या नगर निगम के लिए है, जिसको मैं लगातार नोटिस देता हूँ। कई जगह मुरूम का रोड बना रहता है, बाउंड्री बना रहता है, उसको तोड़वाने का काम कर रहा हूँ। चूँकि ये 3 लोगों से मिल के होता है, नगर निगम, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग, तीनों अमला का जब तक सामंजस्य नहीं होगा तो इस लड़ाई को अकेला नगर निगम लड़ने में बड़ा अपने आप को असमर्थ पाता है। और ये लगातार 3 साल से चल रहा है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं। चौथा भाग होता है रजिस्ट्री ऑफिस। हम लोग के सब कार्रवाई के बाद भी
अगर रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री हो जाता है तो उसमें हम अकेले नहीं रोक पाते। यही कारण है कि बहुत सारे लोग इससे परेशान भी हैं और एक एक ज़मीन को 2-2 3-3 बार बेच रहे हैं लोग। और ये सब खेल सिर्फ पैसे के कारण हो रहा है। पैसे लोगों का हवस बन चुका है। हर आदमी सिर्फ पैसा चाहता है। जिस आदमी को हम बेच रहे हैं कल वो क्या करेगा, उसका नक्शा पास होगा कि नहीं होगा, बेचने के बाद वह व्यक्ति स्वतंत्र रूप से दूसरे जगह वही काम करने लगता है। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले हल्द्वानी में हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि वहाँ से रेलवे की ज़मीन पे जो लोग काबिज थे उनको हटाया जाए, और बड़ा आंदोलन हुआ। उसके बाद वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। बिलासपुर रेलवे का एक बड़ा हब है और रेलवे की यहाँ ज़मीन है, और इसी तरह जो सरकारी ज़मीन होती है उस पर भी लोग कब्जा करते हैं। मैं आए दिन देखता हूँ कि जो सड़क के किनारे भी लोग कब्जा करते हैं। मंदिर बनाने के लिए भी सरकार का नियम है कि या मस्जिद या कोई भी धार्मिक स्थल वो बिना अनुमति नहीं बनेगा, और वो कोई रातों रात तो बनता नहीं है। पर जो नगरी अमला है, ये जो संस्थाएं हैं, वो पहले उनको बसने देती है, फिर वहाँ लाइट भी मिल जाती है, उनको बुनियादी सुविधाएं भी मिल जाती हैं, जैसा हल्द्वानी में और किसी भी शहर में। तो ये कैसे इससे निपटने के लिए आप जब महापौर सम्मेलन में जाते हैं, ये जो नगरीय क्षेत्र में इस तरह की बसावट हो रही है, इसको लेकर क्या सोचते हैं आप लोग? उसके लिए हम लोगों ने अलग से टीम बना कर के रखा है, क्योंकि शहर बहुत पुराना है, बहुत पहले से बेजा कब्जा चल रहा है। लेकिन अभी वर्तमान में हम लोगों ने अलग से बेजा कब्जा अभियान का टीम बना रखा है। जहाँ कहीं पर भी बेजा कब्जा शुरू होता है तुरंत जा कर के कार्रवाई करने का प्रयास कर रहे हैं। और जो बात आप बता रहे हैं वैसी इस शहर में भी है। जो 50 साल पहले यहाँ आकर के रेलवे का पट्टी जो बिलासपुर से मंडला है, उसमें रेलवे स्टेशन से लेकर के लगातार बिलासपुर में स्टेडियम से पीछे मिनोचा कॉलोनी, मिट्टी तेल लाइन और सकरी के जाते तक के बिल्डिंग बन चुके हैं। उसमें हमको तोड़ने में दिक्कत आ रहा है। अभी मिनोचा कॉलोनी को हम लोग तोड़ रहे हैं, जिसमें यहाँ भी कोर्ट में गए हैं, जो पेंडिंग है। जैसी कोर्ट का फैसला हो जाएगा यहाँ पर भी तोड़ने की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों, बातों का सिलसिला तो अनवरत जारी रह सकता है, पर चूंकि हमने बहुत सारे पैनल बनाए हैं तो मैं भाई पीयूष से कहूँगा कि हमारे तीनों अतिथियों को स्मृति स्वरूप बुक दें, और हम थोड़ा रसभंग करेंगे इस गोष्ठी को यहाँ रोक कर। हमारे पास श्रीकांत वर्मा जी की कुछ कविताएं हैं, हम उनको यहाँ पर छोटी कविताएं 10 मिनट में होगी। फिर हम अगले पैनल को, मैं आशीष से कहूँगा कि जो अगले पैनलिस्ट हैं उनको चिन्हित करके फिर उनको मंच पर आमंत्रित करें। तो थोड़ा सा रसभंग भी होना चाहिए, मोनोटोनी होती है। वैसे तो हमारे साथ संपत सरल जी हैं जो बाद में सारी चीज़ों को भंग कर देंगे। जो कुछ बचा हुआ है जो मैं नहीं कह पा रहा हूँ वो सब कहेंगे, क्योंकि एक टीवी की हमको कई बार ये लगता है कि भाई गैर उठे तेरी महफिल से तो मैं आऊँ, जब शनिचर जाता है तो इतवार आता है, पता नहीं कल इतवार आ गया तो उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हम, ठीक है ना। तो हमको भी थोड़ा बैलेंस करना पड़ता है। तो आप यूज बहुत ही सार्थक ये चर्चा लगातार यहाँ पर हो रही थी। बिलासपुर स्मार्ट सिटी को लेकर लगातार बात प्रधान संपादक सुभाष मिश्रा जी कर रहे थे। मंच पर आसीन अतिथि माननीय महापौर जी रामशरण यादव जी, क्रेडाई के चेयरमैन अजय श्रीवास्तव जी और मेंबर सुहेल हक जी से बहुत सारे और कई परिप्रेक्ष्य को लेकर बातचीत यहाँ पर हुई है कि छत्तीसगढ़ में न्यायधानी कहे जाने वाली बिलासपुर शहर को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे इसका विस्तार किया जा सकता है। कई ऐसे मुद्दे रहे, कई ऐसे विषय रहे जिस पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई है, और जैसे कि अब आगे जानकारी खुद सर ने दी है और उसी हिसाब से हम अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो सुभाष की बात बिलासपुर के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश का नया सैटेलाइट चैनल एशियन न्यूज़ की ओर से एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन, क्योंकि अक्सर ये देखा भी जाता है कि चार दीवारी के बीच या स्टूडियो में बैठकर कई ऐसे मुद्दे रहते हैं जो कि ज़मीन से, धरातल से जुड़े ऐसे विषय होते हैं, मुद्दे रहते हैं जिस पर चर्चा कर पाना चार दीवारी के भीतर संभव नहीं होता है। यही वजह होती है कि हम शहर पर आएँ, लोगों से मिलें, उनसे मिलकर आमने सामने बातचीत करें, तब उस बातचीत का मुद्दा कुछ और निकलकर सामने आता है। और उसी की एक बानगी आज यहाँ पर देखने को मिल रही है। सुभाष की बात बिलासपुर के साथ।
बिलासपुर स्मार्ट सिटी को लेकर हमने अभी चर्चा की है और इसके बाद में कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं न्यायदानी के लिहाज से, उसे लेकर हम बहुत सारी बातचीत यहाँ पर करेंगे। स्मार्ट सिटी को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा हुई और इसके बाद में हम बिलासपुर में स्वास्थ्य सेवा और संभावना को लेकर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। कला, संस्कृति और साहित्य को लेकर भी विस्तृत रूप से बातचीत यहाँ पर होगी। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ में मौजूद होंगे। इसके साथ साथ बिलासपुर एजुकेशन हब, संभावना और चुनौती, कैसे इसे आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अभी वर्तमान परिदृश्य के लिहाज से अगर देखें तो क्या कुछ चुनौतियां आ रही है, इसे भी लेकर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। युवा नेतृत्व की क्या कुछ और कैसी भूमिका हो सकती है, क्या संभावनाएं युवा नेतृत्व में दिखती है आगामी समय में, और युवा किस प्रकार से सहयोग कर सकते हैं शहर के विकास को लेकर, इसे भी लेकर बातचीत होगी। तो कई ऐसे तमाम विषय हैं, मुद्दे हैं जिसे लेकर विस्तृत रूप से चर्चा होगी। और हमारे साथ में प्रधान संपादक सुभाष मिश्रा जी तमाम पैनलिस्ट के साथ में विस्तृत रूप से गहन चर्चा यहां पर करेंगे। एक विषय अभी हमने पूरा किया है, यानी कि बिलासपुर स्मार्ट सिटी को लेकर माननीय विधायक जी, माननीय महापौर जी और क्रेडाई के चेयरमैन और मेंबर हमारे साथ में मौजूद थे। कई ऐसे महत्वपूर्ण और मुख्य विषय रहे, बिंदुएं रही, जिसे लेकर हमने बातचीत की है। और अब कुछ समय के बाद हम अपने अगले मुद्दे और अगले विषय की ओर रुख करेंगे। बिलासपुर में स्वास्थ्य सेवा और संभावना को लेकर भी बहुत सारी बातें होंगी, चर्चा होगी। लेकिन अब एक छोटी प्रस्तुति एक बार फिर आप सभी के लिए। सुनो भाई घुड़सवार,